आज का ये वीडियो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन पर आधारित है जो हाल ही में श्रीलंका में संपन्न हुआ है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022। जब भी बिम्स्टेक के आधार पर कोई भी सवाल पूछेगा तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि भारत का बिम्स्टेक के अन्य देशों के साथ कैसा संबंध है, लाभ क्या है, हानि क्या है, व्यापार में क्या सहायता होगा, आर्थिक सहायता होगा, सामाजिक सहायता होगा, व्यापारिक सहायता होगा, किस तरह से विकास होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है ताकि जिस भी तरह से सवाल करें हम उसका जवाब सही ढंग से दे सकें। बिम्स्टेक के बारे में जानने के लिए हमें मैप को अच्छी तरह से देखना होगा। हमें मैप पूरी अच्छी तरह से दिमाग में फिट होना चाहिए कि कौन सा देश भारत के आसपास कहाँ पर स्थापित है। जैसे बिम्स्टेक में टोटल सदस्यों की संख्या 7 है। अब सातों देशों को हम भारत के आसपास देख सकते हैं, जैसे नेपाल 1, भूटान 2, बांग्लादेश 3, म्यांमार 4, थाईलैंड 5, श्रीलंका 6 और हमारा स्वयं इंडिया 7। ये बात ध्यान देने वाली है और देखने वाली चीज़ भी है कि ये जो सारे देश हैं वो किस क्षेत्र में पड़ रहे हैं। जैसे अरब सागर से इसका क्या संबंध हो रहा है, बे ऑफ बंगाल से इसका क्या संबंध हो रहा है, भारत से इसका क्या संबंध हो रहा है। आसियान के जो क्षेत्र हैं, इस तरह से अगर इसको बांट देते हैं तो इधर जो 2 देश बन रहे हैं, म्यांमार, थाईलैंड, ये आसियान के क्षेत्र से संबंधित हो जा रहे हैं। तो आसियान और बिम्स्टेक में क्या संबंध बन रहा है। हम एक और चीज़ यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, तो क्या बिम्स्टेक की सहायता से पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में हमारा जो भारत देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ उतना विकास नहीं हुआ है जितने भारत के अन्य राज्यों में हुआ है। तुलनात्मक रूप से अगर बातें करें तो क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिम्स्टेक अपना एक अहम भूमिका निभा सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और अगर भूमिका निभा सकती है तो किस तरह से भूमिका निभा सकती है, अगर व्यापार होता है तो किस तरह से व्यापार होगा। सवाल इसी तरह का होगा, जब भी सवाल करेगा तो इसी तरह का सवाल पूछेगा। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022। ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में से डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी हम मेंस राइटिंग करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमें परिचय में क्या देना है, भूमिका में क्या लिखना है और लास्ट में निष्कर्ष में क्या लिखना है। ये हमारे आंसर राइटिंग का बहुत ही मेन पार्ट है, जिसके आधार पर आपका क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो तय होता है और उसी आधार पर आपको नंबर भी मिलेगा। एक बात याद रखें कि इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें मैप की एक अहम भूमिका होती है। ये ज़रूरी है कि आप उस क्वेश्चन के आंसर डील के समय एक रफली ही सही, आप हो सकता है कि अच्छे चित्रकार नहीं हो, रफली ही एक मैप बना सकते हैं और जिसमें बाकी देशों को आप दर्शा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो नंबर है उसमें वृद्धि होना की संभावना बढ़ जाती है। एक अच्छे आंसर में ये सारी चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए, वहाँ जांचने वाला इन सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है। खैर, अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 परिचय में हमें बिम्स्टेक के बारे में सारी चीज़ें लिखनी है, जो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे यह दक्षिण एशिया का तथा दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 7 देश इसमें होते हैं, इसमें कि भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल हैं। संगठन के सभी सदस्य बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती क्षेत्र से संबंधित हैं। हम अगर मैप देखेंगे तो हमें ये साफ साफ दिखेगा कि ये हमारा बंगाल की खाड़ी है और
इस बंगाल की खाड़ी के आसपास ही लगभग सारे देश स्थापित हैं, जैसे इंडिया यहाँ हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और कुछ दूरी में यहाँ नेपाल और भूटान। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो सारे देश हैं बिम्स्टेक के सदस्य देश, वो बंगाल के इर्द गिर्द ही बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द ही बसे हुए हैं। यानी बंगाल की खाड़ी इन सारे देशों को जोड़ने का काम करता है। आगे है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। अब उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर स्थापित किया गया इसका? तो पहला तो है सामूहिक आर्थिक विकास। जितनी भी संगठनें बनती हैं उनका मूल रूप से एक उद्देश्य होता है, और लगभग का जो उद्देश्य होता है उसमें से एक उद्देश्य आर्थिक विकास होता ही है। चूँकि ये जो देश हैं बिम्स्टेक के सदस्य देश, ये काफ़ी पिछड़े हुए देश हैं। अधिकांश देश पिछड़े हुए हैं जो दुनिया के बाकी हिस्से से कटे हुए हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, श्रीलंका। ये सारे ऐसे देश हैं जो विकसित देशों से काफ़ी दूर हैं, काफ़ी कटे हुए हैं। इनका व्यापार का जो क्षेत्र है वो काफ़ी सीमित है, इसलिए जहाँ व्यापार सीमित हो जाता है उनका आर्थिक विकास भी सीमित हो जाता है। इसलिए इन सारे देशों ने आपस में मिल करके एक संगठन बनाया 1997 में, जिसका उद्देश्य था कि आपसी विकास हो, आर्थिक विकास हो, स्वयं से मिलकर। उद्देश्य पहला हो गया सामूहिक आर्थिक विकास, दूसरा है सामाजिक प्रगति में तेजी लाना। जाहिर सी बात है, जब आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक प्रगति में तेजी भी आएगी। और तीसरा आपसी हितों के मामले पर सहयोग को बढ़ावा देना। और ये दोनों जो विकास है या जितनी सारी विकास है तभी संभव हो सकती है जब हम आपसी सहयोग करें। जब सारे लोग कमज़ोर होते हैं ग्रुप में, तो एक ही रास्ता है जिससे विकास किया जा सके, जो कमज़ोर लोग आपस में मिल जाएं, तो विकास की संभावना बढ़ जाती है। अभी इसका वर्तमान अध्यक्षता जो है वो श्रीलंका द्वारा किया गया है, हो गया। अब है भूमिका। भूमिका में वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं जो करेंट इशू में है। जैसे ये जो सम्मेलन हुआ तो इसमें कौन कौन सी बातें रखी गई, इनका क्या थीम था, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। इसमें लिख रहे हैं कि 2022 को 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसका थीम था टूवर्ड्स ए रीजन प्रोस्पेरस इकोनॉमीज हेल्दी पीपुल्स। टूवर्ड्स ए रेजिलेंट रीजन प्रोस्पेरस इकोनॉमिक हेल्दी पीपुल। अब इसमें समझौता क्या क्या हुआ, किन किन बातों पर संधि हुई, समझौता, वही सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ती हैं। 3 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। पहला, आपराधिक मामले में पारस्परिक कानूनी सहायता। अगर कोई ऐसा आपराधिक मामला है तो पारस्परिक कानूनी सहायता की जाएगी। दूसरा है राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग। और तीसरा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा। एक ये भी बात कही जाती है कि वर्तमान समय में विकास वही होगा जहाँ प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ग्रो कर सकता है। जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है उसका विकास उस स्तर पर नहीं माना जा सकता, नहीं होगा। इसलिए टेक्नोलॉजी हस्तांतरण बहुत ही आवश्यक था, तो इस चीज़ को भी समझौते में स्थान दिया गया। पहला, आपराधिक मामले में पारस्परिक कानूनी सहायता। दूसरा, राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग। और तीसरा, प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी हस्तांतरण सुविधा। अब हमें ये देखना है कि बिम्स्टेक की प्रासंगिकता क्या है, क्यों लाभदायक है, क्यों ज़रूरी है बिम्स्टेक, या किन क्षेत्रों के लिए ज़रूरी है, किन परिदृश्य से ये लाभकारी है, इसमें बताना है। तो दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क, क्योंकि बिम्स्टेक में दोनों क्षेत्र के देश आते हैं। दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क, इसमें जो देश शामिल हैं इसमें ऐसे देश भी हैं जो दक्षिण एशिया के संबंधित हैं, जैसे नेपाल, इंडिया, भूटान,
और कुछ देश ऐसे हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड। तो जब दो क्षेत्र के देश एक मंच पर मिलते हैं तो इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि दो क्षेत्रों का आपसी हस्तांतरण हो सके। जब हम हस्तांतरण की बातें करते हैं तो यहाँ व्यापारिक हस्तांतरण, कल्चरल हस्तांतरण, कलात्मक, संस्कृति, हर चीज़ का हस्तांतरण होता है, जिससे कि एक अच्छा संबंध बनता है, मैत्री की स्थापना होती है, संबंध सुधार होता है। अगर किसी तरह का मनमुटाव है, किसी तरह का विवाद है, तो उस विवाद का समाधान होता है इस एक मंच के सहायता से। अगला है बिम्स्टेक का क्षेत्र जो है वह हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मार्ग को जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हिंद महासागर के क्षेत्र में बसे हुए हैं और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रशांत महासागर में बसे हुए हैं। तो जब दो देश मिलते हैं तो एक्चुअली ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। जब ये व्यापार होगा, ट्रेड होगा, तो इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य अवश्य करेगी। सदस्य देश आपस में पारंपरिक व गैर पारंपरिक चुनौतियों का सामना करने में सहयोग करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चुनौती के रूप में सामने आती हैं, जिसमें कुछ पारंपरिक होती हैं, कुछ गैर पारंपरिक होती हैं। तो ये आपस में मिल करके इनका सामना करते हैं, समाधान करते हैं, उपाय खोजते हैं। किसी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, खुफिया जानकारी साझा करना, तटीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद नियंत्रण आदि 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 बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जितनी भी समस्याएं होती हैं या जितनी भी चुनौतियां आती हैं, वो सारी चुनौतियों का आपस में एक संगठन है बिम्स्टेक, उसमें वो मिलकर के समाधान कर लेते हैं। किसी बाहरी पार्टी को आने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे शांति की स्थापना भी होती है, युद्ध की संभावनाएं घटती हैं। जब हम एक मंच पर बात करने के लिए आते हैं तो युद्ध की संभावनाएं घटती हैं, शांति की संभावनाएं बढ़ती हैं। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें भारत के लिए महत्व ज़रूर पूछेगा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भारत के लिए किस तरह से ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो पहले उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा जो भारत देश है वो कई क्षेत्र में बटा हुआ है, जिसमें एक उत्तर पूर्व जो देश है वो तुलनात्मक रूप से उतना विकास नहीं किया है। इसके पीछे कई कारण हैं, भौगोलिक कारण हो या राजनीतिक कारण हो या सांस्कृतिक या परिस्थिति, किसी भी तरह का कारण हो, मुद्दा यह है कि वो विकास नहीं कर सका है उतना। तो हम बिम्स्टेक की सहायता से ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या बिम्स्टेक से उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है उनका विकास संभव है। जब हम मैप पर वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है भारत का, इसका विकास कैसे किया जा सकता है। विकास करने का एक ही तरीका है कि वहाँ टेक्नोलॉजी डाल दीजिए, वहाँ व्यापार की सुविधा दीजिए, वहाँ का वहाँ के जो लोग हैं, उपभोक्ता हैं या जो बाज़ार है, उनको एक बड़ा बाज़ार प्रस्तुत करवाइए, उपलब्ध करवाइए। जो वहाँ के व्यापारी हैं उनके लिए एक बड़ा बाज़ार दे सके। तो ये जो व्यापार है इसकी सहायता से हम विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। ये एक रास्ता है, पाथ है। तो ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इससे अगर ट्रेड कराया जाए, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, बे ऑफ बंगाल, स्वयं इंडिया भी इसमें आ सकता है, तो ये प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है। इसे एक बड़ा मार्केट मिल सकता है। नेपाल में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, इंडिया स्वयं तो है ही इसका। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इसका विकास बिम्स्टेक की सहायता से संभव है। अब हम वापस आते हैं। पूर्वोत्तर भारत की सीमा से लगे पड़ोसी देशों के साथ संपर्क, वाणिज्य, व्यापार आदि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने का अवसर मिल सकता है। बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ वार्ता हेतु मंच प्रदान किया जा सकता है। ये भी एक है कि उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है इसकी सहायता से बांग्लादेश
बांग्लादेश बांग्लादेश और म्यांमार, इन दोनों के बीच वार्ता के लिए एक अवसर की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरा, सार्क के विकल्प के रूप में, जब भी हम सार्क की बात करते हैं तो भारत का इसके साथ संबंध उतना अच्छा नहीं रहता है, यह हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सार्क में एक देश है पाकिस्तान और एक देश है चीन, जो कि भारत के लिए हमेशा परेशानी खड़ा किया है, असुविधा खड़ा किया है, प्रदान किया है। इसलिए सार्क के साथ भारत का संबंध उतना मधुर नहीं है। इसलिए सार्क के विकल्प के रूप में हम बिम्स्टेक को देख सकते हैं, क्योंकि तुलनात्मक रूप से भारत का बिम्स्टेक के साथ संबंध बेहतर है। सार्क सदस्य में पाकिस्तान से लगातार मतभेद के कारण उद्देश्य निष्क्रिय होते जा रहे हैं। जो मूल उद्देश्य होता है विकास, वो निष्क्रिय होते जा रहा है सार्क में, क्योंकि विवाद ही इतना होता है। कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो उसका पाकिस्तान विरोध करता है, तो इस तरह से कोई भी मुद्दा सफल नहीं हो पाता है। इसलिए जो मूल उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं शून्य होता जाता है। इसलिए सार्क सदस्य के पाकिस्तान से लगातार मतभेद के कारण उद्देश्य निष्क्रिय होते जा रहे हैं। चूँकि बिम्स्टेक के सदस्यों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, इस प्रकार इस क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सकेगा। अगला है आसियान के साथ बेहतर सहयोग। भारत आसियान का सदस्य नहीं, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है। थाईलैंड और म्यांमार के साथ अधिक मजबूत सहयोग भारत आसियान मतभेद को हल करने तथा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी ध्यान रखना है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बेहतर क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा। ये जो लाइन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली बात, आसियान के जो सदस्य देश हैं उनमें म्यांमार तथा थाईलैंड उभयनिष्ठ है। ये दो देश जो हैं वो आसियान में भी हैं और बिम्स्टेक में भी हैं। इस तरह से अगर हम म्यांमार और थाईलैंड के साथ संबंध सुधारते हैं तो ऑटोमेटिकली हम आसियान के दो देशों के साथ हम संबंध सुधारते हैं। इस तरह से आसियान के साथ हमारा संबंध अच्छा हो जाता है। और दूसरा एक हमारा पॉलिसी चल रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसमें क्या है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की ओर हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि मैंने पहले पढ़ चुके हैं कि ये सारा जो कार्य है इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास संभव है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बेहतर क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा। लास्ट है चीन के प्रति उत्तर में एक मजबूत विपक्ष के रूप में। वर्तमान समय में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है। ऐसे देखा जाए तो चीन आसपास के हर देश के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, और भारत के लिए तो विशेषकर है ही। तो चीन से सीधा विरोध या उसका सीधा प्रति उत्तर के रूप में अकेला भारत उतना सफल सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि भारत अन्य देशों के सहायता से चीन के विरुद्ध खड़ा हो। इसलिए भारत का इन देशों के साथ समर्थन प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे चीन को एक सकारात्मक और मजबूत जवाब दिया जाए। तथा जब भारत के साथ इन सारे देशों का साथ होगा भारत के पास, तो चीन के विपक्ष के रूप में भारत एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा होने में सक्षम हो सकेगा। तो इस तरह से बिम्स्टेक के बारे में हमने पढ़ा, देखा, समझा और इसे लिखने का प्रयास किया। इस तरह से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।